स्टूडेंट मुझे याद आता हो कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, पर्दे स्टूडेंट पढ़ाने वाला चाहिए, लगती है नौकरियां लगाने वाला चाहिए। अब आप सोचोगे गुरुजी पढ़ा देंगे उससे पास हो जाएंगे, गलत फहमी। हाँ, आपको और बता दूं, पढ़ाने से पास नहीं होता, गुरु एक गाइडर है, वो गाइड करेगा ऐसे ऐसे पढ़, इनको पढ़, और वैसे पढ़ ले सिलेबस के अनुसार तो नौकरी लग जाएगी। पर पढ़ना किसको पड़ेगा? आग में कूदना किसको पड़ेगा? तब जाकर के तुम्हारा नाम होगा, तब जाकर के तुम वहां से यहां पाओगे, यहां से समझ लो। ये कब शुरू होगा? जब तुम चाहोगे। इसलिए समय की कदर कीजिएगा, टाइम बड़ी चीज है। समय बड़ा बलवान है, राजा को रंग और रंग को राजा समय बनाता है। समय की जिसने की कदर की, समय उसकी कदर करता है। जो समय की कदर नहीं करता उसकी समय ऐसे कदर करता है। जिंदगी में आपसे कुछ बदला ले नहीं ले, लेकिन समय जरूर बदला लेता, और ऐसे बदला लेता है कि आप जो आज मोबाइल चला रहे हो ना, जो व्हाट्सएप चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो, सोशल साइट चला रहे हो बेटा, लेकिन एक दिन इसमें बैलेंस चलाने के लिए आपके पास समय जो है ना ऐसा बेकदर कर देगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम मजबूर हो जाओगे, दफ्तर के लिए भटकोगे, क्योंकि वो कोई बदला ले ले वो करा कि तुम्हारे लिए मैं गोल्डन टाइम हो। इस टाइम में तुम सरकारी नौकरियों की तैयारी कर लीजिएगा, तो कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक, लेवल 2 रेलवे में, एसएससी बैंक में 1000 प्रकार की भर्तियों में तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जाकर भी नहीं जा रहे हो। समय बिना अवसर दे रहा और इस गोल्डन समय को तुम घुमा रहे हो, तो समय तुमसे कदर लेगा, हिसाब देगा, पाएगा, पूछेगा कि बोल बेटा तू मेरी कदर नहीं कराना, तो तुम्हें रुला रुला के कैसे मारेगा कि जो तुम्हारे पास पहले चलाने के लिए तो छोड़ो, और तुम पूछोगे कैसे समय चल रहा, कि बहुत बुरा चल रहा, ऐसे भी हाल कर देगा रुला रुला करके। कोई पूछ भी लेगा कि यार समय तो मुझे मार दिया। इसलिए समय की वैल्यू समझेगा, ये श्वास आ रही है तब तक आपके समय की वैल्यू है, जिस दिन ये सांस चले जाएगी कुछ नहीं बचेगा। मैं गारंटी देता हूं, इसलिए समय की वैल्यू समझेगा। टाइम इज मनी। एक तो ये भी बताओ कि ये जो ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि ग्रेजुएशन कर रखी, बीए कर रखी है, कौन कौन है, और ऐसे स्टूडेंट है जो कि यहां पर जो आईटीआई कर रहे हैं। सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं, मैं सभी के लिए बैक टू बैक वैकेंसी बताऊंगा, और आपको जो है एक ही पद पर चलने को बताऊंगा। सर, नौकरियां न लगने का सबसे प्रमुख कारण है इनको जो है रास्ता पता नहीं होना कि जाना कहां है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो वो व्यक्ति है जिसको रास्ते का पता नहीं चला। अगर मैं आप सबसे एक बात पूछूं, एक सवाल पूछ सकता हूं, तो पूछिए, ध्यान दीजिएगा, आप आंसर देना। मैं आप सभी से कह देता हूं कि जाओ जाओ बच्चों जाओ, सभी बच्चों से बोल देते नहीं जाओ, जोर से बोलो, कहां जाए, क्योंकि आपको पता नहीं दिया। जाना तो है, गुरुजी ने बोल तो दिया कि जाओ, लेकिन क्या नहीं दिया, आपसे क्या बात छुपा ली? पता। और जब तक पता नहीं है, इंडिया के मैप में भटकते रहो, भटकते रहो, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, क्योंकि आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपको एड्रेस न मिल जाए। इसलिए पता होना चाहिए। आज मैं अगर आपको पता बता दूं कि जाना कहां तो चलेगा, तो एक बार हाथ खड़ा करके सहमति दे दीजिएगा। इनके हाथ से सहमति लो, देखो वीडियो में दिखाओ सबको। मैं आपके वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, ध्यान रखना। जबल से से जो चैनल है उसमें 2 लाख करके देखेंगे आप, ध्यान रखना। तो आप सब सहमति सही से देना कि आपको पता बता दूं कि जाना कहां है, नौकरियों का अवसर कहां पर चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब रेलवे में है सबसे ज्यादा नौकरी आपके लिए, किसमें? रेलवे में प्रत्येक साल जनवरी महीने में लोको पाइप की भर्ती आती है, इसी महीने में, और लगभग 10,000, 20,000, 50,000 कितनी भी आ सकती है, कह नहीं सकते, ये डिपेंड है वैकेंसी के ऊपर, खाली कितनी। और उसके बाद मार्च महीने में आपके टेक्नीशियन की भर्ती आती है, जिसमें आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं। मैं भी आप पर फोकस करूंगा, साथ में 10वीं बारी और ग्रेजुएशन को भी लूंगा, लेकिन मूल उद्देश्य आपका आज जो हम जिस कॉलेज में आईटीआई कॉलेज है, तो मैं आईटीआई से संबंधित ज्यादातर भर्तियां बताऊंगा, चलेगा? तो 2 तो होगी टेक्नीशियन
किसकी? ग्रुप डी में भी आप आवेदन कर सकते हो, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद में डीआरडीओ है, भेल है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, जहां मिसाइलें वगैरह बनती है, डिफेंस, ठीक है। भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जहां पर रेल की पटरियां बनती है। सेल स्टील इंडिया लिमिटेड, जहां पर इंजन वगैरह बनते हैं। और इसके अलावा इसरो है, जो स्पेस सेंटर है, इंडिया का सबसे ज्यादा जो है आजकल जो विश्व में नाम कमाया, इसरो ने कमाया, जिसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा ओएनजीसी है, बीआरओ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आर्मी जो बॉर्डर बनाती है वो भी आपके लिए वैकेंसी चलाता है। प्रत्येक जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी भर्तियां हैं उनमें आपको केंद्रीकृत वैकेंसीज का बैक टू बैक जो है मौका मिलता है। और सभी में टेक्निकल चाहिए, चाहे स्टेट की वैकेंसी जो केंद्र की हो, इन सभी में टेक्निकल आईटी वाले बच्चे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। डिप्लोमा वाले लड़के, डिग्री वाले लड़कों की अपेक्षा सबसे ज्यादा अगर नीड होती है तो आईटी वालों की होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग की अगर 5 वैकेंसी निकली है ना तो आईटी की 50 वैकेंसी निकलेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए ज्यादा अवसर किसको मिला? आईटी को अवसर तो मिला है, लेकिन उसके बाद भी जो है आधे से ज्यादा तुम में से वही गांव में जाकर के खेती बाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, कंठे का काम करेंगे और बिल्कुल परेशान होकर के जीवन में पास होकर के बैठ जाएंगे। फिर भी अब आधे से ज्यादा तो मतलब सारे लोग को नौकरी नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है कंठे का काम कर लेते हैं 12 घंटे 10 घंटे, लेकिन पढ़ने में उनको जोर आता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की मुझे बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि बच्चों अभी 6 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ लो, नहीं तो आने वाले समय में जैसे युवा होंगे, शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आने वाले समय में तुम्हें 10 से 12 घंटे मजदूरी करने के लिए, कंठे का काम करने के लिए तैयार रहना है। अब तुम्हें मजदूरी करनी या शिक्षा प्राप्त करके या कॉम्पिटिशन की तैयारी करके और जो है सरकारी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो मेरे भैया आपसे ये कहना चाहता हूं कि जी भर के मन लगा करके तन मन धन और आत्मसमर्पण के साथ जिस प्रकार से आप लगे तो आपकी भर्ती को कोई नौकरी वाला नहीं है, ये मैं आपको वादा करता हूं। और इसी 2026 27 28 मैं आपको इस 2 साल 3 साल के अंदर आपको जो अगर नौकरी न मिले तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मैं जैसे करके जा रहा हूं वैसा काम कर लेना। और हिम्मत मत हारना, रात को जब नींद आए तो सोना मत, क्योंकि आपको पता है कि सपने तभी सफल होंगे जब नींद को तोड़ोगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जब कुछ का तो पता है कि बहुत मौज आएंगे, पता है कि पता सबके मौज किसी के भी नहीं है, लेकिन आपको बताता हूं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में जरूर चला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चल नहीं सकता, और जो चलेगा उसके दिए में जरूर चला होगा। मैं अपने बात को विराम करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें का तो अनंत हो जाएगा, कोई बहुत एंड नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः धन्यवाद सर, और जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया हमारे बच्चों के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे बेटों के साथ में। ये सर मेरे सारे दोस्त ही है जिनकी देर, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा हूँ तो सर से इसकी वजह से आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि जब मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, इससे आगे जा सकता हूँ। तो अभी मैं रुका नहीं, आप शायद रुक गए होंगे, लगभग 90% लोग नौकरी लगने के बाद रुक जाते हैं, तो मैं नहीं रुका और नहीं रुकने वाला, क्योंकि मुझे रुकना ही नहीं है। और रुका होता तो शायद जो है श्रीमान साहब ने जो आज मुझे जो अवसर दिया वो अवसर नहीं मिलता, क्योंकि लगे तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं सर का आशीर्वाद मुझ पर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। इस प्रकार के प्रोग्राम में आपने मुझे बताया, बच्चों को मोटिवेट कराया, इसके लिए दिल से, आत्मा से, हृदय से आपको दिल से, अंतरात्मा से आभार व्यक्त करता हूं सर। आपने भी मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, बच्चों के सामने जो है पूरा फुल टाइम जी भर के खुद बोलने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद। अच्छा, जिसमें आपकी सभी ट्रेडें लगभग पूछी जाती है सर। जेवीएनएल में भी वैकेंसी आती है, जो जेवीएनएल विभाग होता है उसमें भी वैकेंसी आती है। मैं आपको बताता हूं कि जो लाइनमैन वाला जो वैकेंसी आती है ना, लाइनमैन, वो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, लेकिन याद रखिए उसमें से उत्पादन में, जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है उसमें फीडर वालों की वैकेंसी आती है। आप लोगों की वैकेंसी आती है, लेकिन आपको पता नहीं होता, कम वैकेंसी आती है लेकिन आती है। अभी उत्पादन की जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 फीडर की कुछ पोस्ट है, तो ये कह सकते कि आपकी जो है जो जहां विद्युत का जरूरत है वहां आपकी जरूरत नहीं है वैकेंसी कम है। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से रेलवे में इलेक्ट्रिशियन वालों की अपेक्षा कम आती है,
ट्रैक्टर वालों की, इनकी मैकेनिक मोटर डीजल वालों की ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा अवसर तो रेलवे में, लेकिन और भी है, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का नाम सुना आपने कभी? MES, उसमें आपकी अच्छी वैकेंसी मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक वालों की अच्छी खासी भर्ती। अगर आपको याद हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस नाम से जो मिलिट्री के व्हीकल्स बनते हैं ना, वो व्हीकल्स बनते तो उनमें मैकेनिक होता होगा, बनते तो वहां पर आपके मैकेनिक डीजल और या पीटर और जो आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की बढ़िया वैकेंसी आपने देखने मिलती। मैं वैकेंसी का खत्म नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वैकेंसी आती है, मैं ऐसी वैकेंसी बताऊंगा जो आपको पता नहीं, बहुत भी बता देंगे जो पता है, लेकिन ऐसी वैकेंसी का जिक्र कर रहा हूं जिसका आपको क्या नहीं है, पता नहीं है। और जब पता ही नहीं है तो फिर आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? मैं एड्रेस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? एड्रेस। अगर ये एड्रेस आप भूल गए तो क्या करोगे? मैं एक आपको किताब की PDF आप तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन PDF आपको भिजवा दूंगा, और या फिर बुक्स भी ले, इसमें लिखा कि 10 के बाद कौन सी नौकरी, 12 के बाद कौन सी नौकरियां, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी नौकरियां, ITI के बाद कौन सी नौकरियां, डिप्लोमा के बाद कौन सी नौकरियां, डिग्री के बाद नौकरियां कौन कौन सी, नौकरियों में प्रोफेशनल कहां पर है, किस किस प्रकार से कैसे, इन सबकी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वन टाइम में देखिए और नौकरी लग जाएगा। लेकिन फॉर्म सब तैयारी कॉमन होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो ITI कर रहे हो, ये ITI आपकी यही समाप्त नहीं हो जाती है, यहाँ पेपर देते हो आगे भी जो आपके ट्रेड पूछी जाती है, 75 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, यहाँ तक कि 200 नंबर तक के जो आपके ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रेड को आप बड़ी मजबूत कर लोगे तो आपको फायदा यहाँ भी मिलेगा। इसमें एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से भी जो है वैकेंसी आती है, और उसका भी जो है एक पैटर्न होता है, तो वो आपके जनरल साइंस में काउंट की जाती है, और वो भी आप जो आगे बढ़िया काम आती है। वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आप मैथ पढ़ते हो, बेसिक साइंस पढ़ते हो, ये लोकोपाइड में बहुत हेल्पफुल रहती है आपके सिलेबस में, और इस सिलेबस को पढ़ लोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो पढ़ोगे आगे जाकर आपके भविष्य सुधारने में ये बहुत हेल्पफुल और मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अभी की तैयारी आपके आगे रंग लाएगी, ये बात मैं आपको बता। तो जो ईमानदारी से पढ़े और इसी के साथ साथ कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर लीजिएगा। मैं आपको एक अवसर दे देता हूं, सर ने बोला था, जय जी ने भी, उनकी बात रखता हूं कि हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। देखिएगा आप मेरे पास कब पहुंचोगे? जब आपकी ITI खत्म हो जाएगी, उससे पहले तो संभव ही नहीं। लेकिन अगर मैं उससे पहले भी आपको कुछ दे जाऊं, जिससे आप जैसे यहाँ से ITI का सर्टिफिकेट मिले, उसके बाद पहली वैकेंसी में फॉर्म भरे, पहली में लग जाए, ऐसा कुछ काम कर दो। बातों से नहीं होगा, करना पड़ेगा। अगर करने को तैयार हो तो मैं आज कुछ दे जाऊं आपको। ऑफलाइन जब आओगे तो वहां कम से भी कम फीस होती है, न्यूनतम 10,000, 12,000, 15,000, यहां तक की जो है मैं 1 लाख तक लेता हूं। सिलेक्शन बैच में तो 1 लाख भी लेता हूं। तो ऐसे अलग 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 ब्यौरा बना, जिसमें टाइम पीरियड होगा, किसी में 6 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में जो है साल भर, तो अलग अलग का टाइम पीरियड होता है। वहां आते हो, आप की ITI से आते हो, जो मेरी खुद की भी ITI है जिसमें मैंने पढ़ा है, तो यहाँ से प्रत्येक बच्चे को मैं बोल देता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन दूंगा। ₹1 नहीं दूंगा आपको, बस आपको तो रहने खाने का जुगाड़ कर लेना, वो आपका काम रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करा, वो संभव। अब गुरुजी तो वहां आएंगे तब की बात है, हम तो तैयारी करना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा जुगल सर क्लासेज नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना, ऐप डाउनलोड करना जुगल सर क्लासेज नाम से, और उस ऐप के माध्यम से आज ही मात्र आपको मैं कूपन बनवा दूंगा ऑटो ITI के नाम से। उसमें GST का 100-150 रुपए जो भी लगे वो दे देना, फ्री में नहीं दूंगा, GST में नहीं भुगत दूंगा। वो 100-150 रुपए जो भी लगे GST का जो है उसको पे कर देना, और ऑटो ITI का कूपन लगा देना, उसमें लगते हुए डिस्काउंट आ जाएगा, और वो लेको तो वो भी बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री हो जाएगा। चलेगा? उसमें ऑनलाइन डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर ट्रेड की सारी क्लासें हैं, साथ में मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, जो आपके सिलेबस में है, आगे जाकर के जो आपके काम आएगी, जो दोनों जगह काम आएगी, यहाँ भी और
और आगे फ्यूचर में भी उसकी तैयारी आप आईटीआई के साथ कर लीजिएगा। तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं, पहली वैकेंसी में, पहले चांस में अगर बाजी न मार तो मुझे बता दिया पाएगा। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा, मैं गाइडेंस समझ रहे हो। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना, उसका अगर कोच बढ़िया नहीं होता तो क्या सचिन तेंदुलकर इतना फेमस खिलाड़ी होता? विराट कोहली का नाम सुना, अगर उसका कोच बढ़िया नहीं होता तो क्या इतना फेमस खिलाड़ी हो पाता? बोलो बोलो। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना ना आपने, अगर क्या उसका कोच बढ़िया नहीं होता तो क्या इतना बढ़िया जो है खिलाड़ी बन पाता? और ये कोच नहीं होते हैं, ये गुरुजी भी होते हैं। उनके कोच होते हैं, उन्हीं को गुरु मानते हैं। तुम्हारे जो गुरु होते हैं जिनको तुम गुरु कहते हो, समझ गए बात को? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात कोच बढ़िया होना चाहिए। आपको पता होगा मिल्खा सिंह का नाम किस किस ने सुना? मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी है? किस किस ने देखा? आपका इधर भी देखा होता है, किस किस ने देखी भाग मिल्खा भाग? अच्छा देखिए, क्या भाग मिल्खा भाग इसलिए क्योंकि उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है। धावक की रफ्तार में उड़ता बंदा। अब जब वो दौड़ लगाते थे ना तो पीछे टायर बांध देते थे। मैं आपको रियल बता रहा हूं, बनावटी नहीं, आप पढ़ के देखना जिंदगी में। टायर बांध देता था, बोले भाग, कौन बोलता था? कोच। बोले भाग मिल्खा, और मिल्खा सिंह भागता था, भागता था, भागता था, भागता था, थक जाता था, और जैसे ही 19वां राउंड लगाता था और बताता कि गुरुजी अपनी हो पड़ेगा, घबरा गया हूं, गिर जाऊंगा, तो कोच महोदय क्या कहते थे कि भाग मिल्खा भाग। जैसे ही 20वां राउंड लगा के आता था मिल्खा सिंह, तो आते ही वो कहता था कि गुरुजी गुरुजी अब नहीं हो पाएगा, खून आने लग गया मुंह से, मुंह से खून आने लग गया। और इसके बावजूद गुरुजी कहते थे कि भाग मिल्खा भाग। और जब 21वां राउंड लगा करके मिल्खा आता था तो फिर कहता था मिल्खा सिंह कि गुरुजी मर जाऊंगा, अब नहीं दौड़ा जाता। तो पता है उनका कोच गुरुजी क्या कहता था? मर जा साले, पर भाग, क्योंकि 21वां राउंड तो सब लगाते हैं, 22वां राउंड ही तो वर्ल्ड चैंपियन कहलाता है, तब तो गोल्ड मेडल ला पाएगा। इसका मतलब है कि कोच की, गुरुजी की बहुत अहम भूमिका होती है कि आपको जाना कहां है, आपको एड्रेस दे दिया जाए। तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं, तुम वो युवा हो, वो यूथ हो, वो पावर आपके अंदर है कि जहां तुम जाना चाहोगे चल जाओगे। लेकिन कोई तुम्हें ये बता दे कि तुम्हें जाना कहां है, पता नहीं। इसलिए हम इंडिया के मैप में क्या है, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो कोच बढ़िया होना चाहिए। कोच के लिए आप मेरे पास आते हो तो मैं मोस्ट वेलकम आप सभी को, बिल्कुल गुरु के कहे मुताबिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन सर इनको क्लास प्रोवाइड करा रहा। आपने डिस्काउंट की बात की थी, मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे भाई है सर, क्योंकि मैंने भी यहां से ही शिक्षा प्राप्त की है। जिस जगह से आप बैठे हो, मैं चाहता हूं कि आप यहां आज बैठे हो, कल यहां बैठो। यही मैं चाहता हूं कि तुम भी बराबरी में आओ। ये पावर हमें 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब से मैं मिली। संविधान जब लागू हुआ तो एक ऐसा ऑपरेशन था कि 26 जनवरी पेट में घुस करके एक ऐसा ऑपरेशन था कि राजा रानी के पेट से जन्मने लेगा। अब तो आईटीआई करने वाला भी राजा बन सकता है, जरूरी नहीं है भारत का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक बच्चा भी राज कर सकता नहीं कर सकता? क्यों आपके अंदर सत्ता कम है क्या? मैं सर बोल रहा हूं आपको, इन बच्चों के अंदर हनुमान जी से कम पावर नहीं है।
ये 7 समुद्र पार जा सकते हैं सर, ये पहाड़ को उठा सकते हैं सर। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को भी, लेकिन समस्या क्या है सर, इन बच्चों को कोई बताने वाला नहीं है जाऊं जी की इन बच्चों को, इसीलिए तो आपको बुलाया है। कि आप पहाड़ उठा सकते हो, आप 7 समुद्र पार जा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप कलेक्टर बन सकते हो। IIT करके मैं IIT किया हूँ, IIT के बाद डिप्लोमा किया हूँ, डिप्लोमा के बाद डिग्री किया हूँ, लेकिन बैक टू बैक उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चों को कराया। पहले IIT कॉलेज में पढ़ाया, फिर डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया, और पढ़ाते खुद ने भी सिलेक्शन लिया। और जब लोगों के बाद जो है उसमें मैं पढ़ा नहीं पाया तो टेक्नीशियन की ज्वाइन किया। और एक समय तक जब कोचिंग इतनी बड़े कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं तो जो है सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं ये काम मत करना और सब करना। इन्होंने कहा कि तो नौकरी तो ज्वाइन कर, उसके बाद पढ़ा भी पाएगा। फिर मैं टेक्नीशियन में आया तो टेक्नीशियन में मेरे को अवसर मिला, और मैंने पढ़ाना भी और कोचिंग भी जारी रखी, और साथ साथ में जो है सरकारी नौकरी भी जारी रखी। और उसी के बाद में सर के आशीर्वाद से आज इंजीनियर पोस्ट में धीरे धीरे करके पहुंच पाया। ये मेरा सौभाग्य कि आपसे ज्यादा जो है क्लास में बच्चे बैठते 500, 700, 800, हजार बच्चे मैंने मेरे क्लास में पढ़ाए। मैंने बताई थी ना आपको वीडियो, देखिए थे ना अपने ऑफलाइन कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये सब किसके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हो पाया। इसलिए क्या गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाऊं बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद दियो। तो पता ही नहीं चलता कि गुरु जी की जो है कहां तक आशीर्वाद हो सकते हैं। मैं आपसे ये बता रहा हूं, तो आपके अंदर क्षमता है अपार है, लेकिन आप उसको करना चाहोगे तब है। मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप मानो या मत मानो सर, ये जो है ना इनके अंदर अपार क्षमता इसलिए कह सकता हूं कि जब एक व्यक्ति पहाड़ को चीर करके रास्ता बना सकता है, तो नाम दशरथ मालिक। तुम में से था, तुम में से था। अरे भैया क्या है, दर्द होना चाहिए दिल में। दर्द किस बात का? दिल में उसकी बीबी को जब लेकर जा रहा था पहाड़ पर चढ़कर तो गिर गई और बराबर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। दर्द दिल में इतना भैया किया कि नहीं अब जो है मेरे गांव का प्रत्येक व्यक्ति निकलने वाले के लिए मैं रास्ता बनाऊंगा और इस बात को निकालूंगा साले को, और 22 साल तक उस पहाड़ को तोड़ करके फोड़ करके मोड़ करके ऐसा रास्ता निकाल दिया कि आज दक्षिण समाजी पद के नाम से जो है बिहार में जाना। एक व्यक्ति दिन रात एक करके, सर्दी गर्मी बारिश एक करके पहाड़ में रास्ता बना सकता है, तो तुम जो है एक करके डिप्लोमा करके डिग्री करके तुम जो है यहाँ पर IIT के लोगों पर केवल इंजीनियर तुम आगे सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते क्या? आपको तो सिर्फ ग्रुप डी लगी है। ग्रुप डी में अनेक प्रकार के अवसर है, तुम्हारे अंदर भी अपार क्षमता है, तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है और विश्वास से कराओगे तुम करोगे। लेकिन इसके लिए आप दशरथ मांझी की तरह जो है अपने आप के लिए 1 साल 2 साल 3 साल लगातार देने पड़ेंगे, तब जाकर तुम सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। मैंने तो इतनी भी क्षमताएं देखी तुम्हारे अंदर, मैं देख रहा हूं तुम कर सकते अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना क्या? तुम्हारी तरह खिलाड़ी थी अरुणिमा सिन्हा, सर सर्च करके देखना यूट्यूब पे, तुम्हारी तरह खिलाड़ी थी सर। जो है यात्रा करते बदमाशों ने उसे जो सिर्फ जो है जो लूटपाट मचा रहे थे उनका विरोध किया खिलाड़ी होने के नाते, क्योंकि उसके अंदर जो जमीन जिंदा था और उनके खिलाफ खड़ी होगी, तो जितने भी बदमाश थे उन्होंने उठा के ट्रेन से फेंक दिया। और रात भर जब ट्रेन उनके नीचे से गुजरी तो जो है 26 ट्रेनें लगातार रात भर गुजरी, उसका रूह कांपती रही। जब सुबह पता चला कि ट्रेगमेंट को, तब जाकर उठकर हॉस्पिटल पहुंचाया, तो उसकी सांसें कुछ बाकी थी। और वही अनुपमा सिन्हा जब हॉस्पिटल पहुंची और उसके बाद जब उसके घर वाले परिवार वाले मिलने लगे, होश में आई, तो अपने माता पिता और परिवार वालों से बोली कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट पता करनी है। सोचो, तो उसको पागल कहने लगे थे, जिसके दोनों पैर टूट गए हो, फिर रोड़े डली दोनों पैरों में, उसी को पागल कहने लगे थे। और जिससे भी पूछते थे वो ऐसी बात करती, मैं माउंट एवरेस्ट पता करूंगी, माउंट एवरेस्ट पता करूंगी, जिसके दोनों पैर नहीं है, तुम्हारा तो सारा बॉडी एक्टिव है। अरे मेरी बात सुनो, वो लड़की जिसकी बात मैं बता रहा हूँ, सर्च करके देखना, आपका माइंड खराब हो जाएगा कैसे कैसे सब लोग। मैं गारंटी बोल रहा हूँ। और जो है आखिरकार जो है उसमें जो है किससे थी, अरे बचेंद्री पाल, याद है क्या? बचेंद्री पाल का नाम सुना क्या? बचेंद्री मैडम से मिली कर सकते हैं, उसकी माता और बचेंद्री मैडम ही सिर्फ उसका सपोर्ट कर रही थी, बाकी तो सब यूं बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, बाकी तो सब तुम ये बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो तो विश्वास करते कि तुम कर सकते। माँ
केवल जो माउंट एवरेस्ट फतेह की वो करें, तुम कर सकते हो। अब एक पैर में तो रोड डल गई और एक डुप्लीकेट पैर हो गया। सर सुनिए, हकीकत कहानी है, बनावटी नहीं है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आप सर्च करके देख लेना। रियल जीवन पर वर्तमान में वो बंदी है। और अंतिम वो जो है, फिर उसके बाद में जो शेरपा के साथ में, नेपाल का शेरपा के साथ में जो है, शेरपा कई बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके आया और शेरपा के साथ में जो है चढ़ने लगी, और चढ़ने लगी ना, तब पता आपको उसकी जो वो ऑक्सीजन लेके गई थी वो भी खत्म हो गई। तब शेरपा बोला अरुणिमा तुम नहीं कर पाओगे। अरुणिमा ने देखा कि मैं अब वहां तक, ये माउंट एवरेस्ट नहीं, मैं यहां अब नीचे जाऊंगा तो कुछ नहीं बचेगा, और ऊपर जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर वो शेरपा की नहीं मानी और चढ़ गई, और चढ़ करके माउंट एवरेस्ट फतेह की उसने, और वहां से तिरंगा लहराया। और जब लौट करके आने लगे तो रास्ते में सिलेंडर खत्म हो गया। सर सिलेंडर तो खत्म होना था, शेरपा को तो पता था कि तेरा सिलेंडर खत्म होगा, ऑक्सीजन अब तेरे को नहीं रख पाएगी, जिंदा नहीं जा पाएगी आज। तब उस टाइम एक अंग्रेज गुजर रहा था वही उसी रास्ते से, उसको पता कि मरने वाली सांसें गिर रही थी, एक सिलेंडर छोटा सा फेंक दिया उधर, अरुणिमा की जान बच गई। तब जाकर के शेरपा ने बोला कि अरुणिमा तो बहुत लकी है। उसी टाइम शेरपा को जोर से बोला, तो सर मैं लक को नहीं मानती, मैं लक को नहीं मानती, मैं कर्म को मानती हूं, कर्म को। और गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो फल की इच्छा। तो कर्म की जरूरत है, तुम कर सकते हो। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रही है कि बोल दोनों पैर न होने के बाद आप फतेह कर सकती हो, तो तुम्हारे तो दोनों पैर भी है, दो हाथ भी, माइंड भी बहुत विकसित और शिक्षित है। क्या तुम नौकरी में लग सकते हो? छोटी सी नौकरी, अरे तुम लग सकते हो पीछे वाले? अरे हाँ यार, ना लग सकते हो, ना लग सकते हो, लग सकते तो हाथ में लगा के सपोर्ट कीजिएगा मुझे, जो नौकरी लगना चाहते हो कर सकते हो तुम। दोनों पैर है तुम्हारे, दोनों हाथ है, माइंड विकसित और शिक्षित है, तो मुझे यकीन है कि तुम कर दोगे। तुम वो झंडा लहराओगे, विजय विश्व करेगा, मैं गारंटेड कर रहा हूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना? नाविक का बेटा। किसका? नाविक का बेटा है। उन्होंने एक ही बात बोली है, पता आपको क्या? क्या? या तो तुम 6 घंटे अभी पढ़ लो, 8 घंटे तुम पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी 12 घंटे। दोनों में से क्या चयन करना है आप देखो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो रात में है, सपने तो वो जो भयंकर ठंड में भी सोने ना दे। क्या? पढ़ने दे कि पढ़ बेटा, पढ़े, तेरे को कुछ करना है। अगर इस साल 2 साल 3 साल तुम पढ़ लिए तो कोई नुकसान होगा क्या तुम्हें? बाकी की जीवन देखो 2 साल बाद की बात। अभी सर की लाइफ कितनी बढ़िया, 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 सही है कि नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते तो तुम भी कहां से आए? तो साल 2 साल क्या 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे नहीं दे सकते अपने आप को? अरे हाँ या ना? मुझे याद है तुम दे दोगे, मुझे याद है तुम दे दोगे। 7-8 घंटे अगर दे दिए तो फिर तुम जो है गारंटेड सफल होगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं। अपार क्षमता है तुम्हारे पास। आज मानो या मत मानो, अभी गणतंत्र दिवस आ रहा, क्यों मनाया जाता? संविधान लागू 26 जनवरी सन 1950 की बात। क्या? 26 जनवरी सन 1950 की बात है, जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब बाहर निकल रहे थे, कहां से? संविधान लिख करके, दे करके, अंगर्पित करके, समर्पित करके, लागू करा करके जब बाहर निकल रहे थे, तब आचार्य त्रिपुरारी जी ने पूछा कि अम्बेडकर बहुत खुश नजर आ रहे हो आज, क्या बात है, बड़ा खुश मिजाज मूड है? कि हाँ जरूर है। वो इसलिए है क्योंकि आज प्रत्येक भारत का नागरिक जो चाहे वो बन सकता है, कोई भी चाहे कांस्टेबल बने, पटवारी
बने, शिक्षक बने, फर्स्ट ग्रेड बने, लेवल 1 बने, लेवल 2 बने, या फिर ग्रुप डी बने, ग्रुप सी बने, ग्रुप ए बने, ग्रुप बी बने, सब प्रकार की भर्तियों में। अर्थात कोई चाहिए तो यूपीएससी कलेक्ट कर सकता, कोई चाहिए तो डॉक्टर बन सकता, कोई चाहे तो आईआईटी बन सकता, कोई चाहे तो पीएमटी बन सकता, कोई चाहे तो जो आईएएस बन सकता, कोई आईपीएस बन सकता, कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, जो चाहे वो बन सकता है। ये अधिकार 26 जनवरी सन 1950 से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को समानता का अवसर दिया है, और वो संविधान लिख करके 9 भाषाओं और 32 डिग्रियां प्राप्त करके शिक्षा के माध्यम से जो विदेश जाकर के तुम्हारे लिए बराबर का अधिकार दिया, तो तुम कम से कम आज उस दिन को याद रखते हुए 26 जनवरी मनाओगे, उससे पहले तुम ये जी जान से दवा तैयारी करोगे। एक बंदा जिसे बराबर पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो संविधान लिख सकता है। एक बंदा के दोनों पैर टूट गए हैं, उसके बाद वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है। एक बंदे की बीवी मर गई, उसके बाद वो जो पहाड़ को चीर सकता। एक बंदा जो नाविक चलाते चलाते राष्ट्रपति बन सकता। तो हमारे आईटीआई कॉलेज के बच्चे क्या सरकारी नौकरी नहीं लग सकते? आया ना, आया ना, लक्ष्य, मुझे विश्वास है ये एनर्जी तुम्हारे पास 2-4 दिन तो रोज रहेगी, उसके बाद भूल जाओगे। नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि दिन में है अभी तो हाँ भर रहे, जब रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते हो ना, यार ये तो गुरुजी वाला सीखना आपको अच्छा लगता है। सही बता रहा, नींद, और वो भी सर्दी के मौसम इतनी प्यारी लगती है, बिस्तर में दुबकने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं होता। तो तुम तो जो अभी हाँ भर रहे हो, रात में देखो 4 दिन पढ़ करके मजा आएगा। नहीं हाँ भैया, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? घंटे का काम तो अच्छा लगेगा, मुझे पता ना। मजदूरी तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे परिवार वाले के किसानों के बच्चे हो तुम, कौन से तुम यहाँ पर जो है करोड़पति परिवार के, लखपति परिवार के आए हो, सारे के सारे मजदूरों के बच्चे हो, किसानों के बच्चे हो। कारण क्योंकि अगर तुम बड़े बच्चे होते, बड़े परिवार से बच्चे होते, तो मुझे पता कि यहाँ नहीं आया है कि पीएमटी करते, यूपीएससी के तय करते, तुम भी कलेक्टर बनते। तुम्हारी भी इच्छा है, तुम्हारे अंदर भी दिमाग है, लेकिन क्या गरीबी के कारण, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसकी वजह से आप आईआईटी करें, आईआईटी नहीं करके आईटीआई कर रहे हो। टैलेंट सबके अंदर बराबर भाई 350, वही माइंड है सबके बराबर, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर माइंड में कोई कमी नहीं है। आप भी डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी चाहे तो बन सकते हो ना। मुझे तो आईटी कर कैसे बनेंगे सर? रास्ता बताओ, बता दो रास्ता। ग्रुप डी में नौकरी लगा, ग्रुप डी से कैसे बन सकते हैं? ग्रुप डी गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन जो पोस्टें होती है, उसमें नौकरी लगने के बाद 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा वो खाली मैं बता रहा हूं होगा, उसमें टेक्नीशियन बन जाओगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं छोटा सा, ग्रुप डी से लेकर चल रहा। उसके 2 साल बाद फिर प्रमोशन होगा, खाली पोस्ट श्योर होगा, 2 साल न्यूनतम सीमा रखी रेलवे में। फिर टेक्नीशियन सेकंड बन गए, उसके 2 साल बाद फिर प्रमोशन होगा, 6 साल में आप टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाओगे, ठीक है। और उसके 2 साल 3 साल बाद में क्रेम शेफ बन जाओगे, फिर उसके 3-4 साल बाद में आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, फिर रिटायरमेंट सीनियर सेक्शन इंजीनियर से तो होना है ग्रुप डी बन जाते। रेलवे में ग्रुप डी में कोई लगता ना तो उसको सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रिटायरमेंट मिलता लगभग थोड़ा थोड़ा। कुछ एक ऐसी पोस्ट होती है जिनमें नहीं मिल पाता प्रमोशन, बाकी में तो मिलता। ये तो सिस्टमेटिक है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसमें जादू में काम हो जाए, बोलो बता दूं। अगर आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको आईटीआई वाले हो, आप टेक्नीशियन पर लग जाते हो शुरू में, किस पर लग जाते हो? ठीक है, ग्रुप डी में एक की पोस्ट ऊपर है, ठीक है। और टेक्नीशियन पर लगते ही आप ट्रेनिंग के बाद ही क्या दे सकते हो? डिपार्टमेंटल पेपर, जिसको बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन एग्जाम, इसको बोलते हैं जीडीसी या फिर एलडीसी, लोअर डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम रेलवे में देकर के आप जो है सीधा टेक्नीशियन से जूनियर इंजीनियर पर जंप मार सकते हो पहले एग्जाम में 2 साल बाद ही। तो सीधे 2 साल बाद क्या हो गया? इंजीनियर। अब सर इंजीनियर में ये 3 साल अगर तैयारी कर लेते हैं, मतलब सर्विस हो जाती है इनकी, तो सीधा एडब्ल्यूएम पोस्ट पर आप जीडीसी एग्जाम निकलता, जीडीसी एलडीसी। और एडब्ल्यूएम मैनेजर की पोस्ट होती, किसकी होती? सीधी अधिकारी, बी ग्रेड का ऑफिसर का अधिकारी। सीधा कहां से लगे थे? ग्रुप से, डी से, और कहां पहुंच गए? और जैसे जेई से 3 साल बाद किस में चले गए आप? बी ग्रेड के ऑफिसर में। किसमें? और उसके बाद फिर आप जो है आगे जाकर के जैसे एडब्ल्यूएम लगे,
फिर क्या होगा, डिप्टी होगा, फिर डिप्टी से जो है यहाँ तक कि आप कुछ अपवाद स्वरूप डीआरएम भी देखे हैं मैंने, लेकिन एडीआरएम तक तो पहुंचते हुए मैंने कई लोगों को देखा है जो ये मोस्टली देखते हैं, पर वो अलग से नहीं होते हैं, वो उसके बाद भी तैयारी करते हैं, क्योंकि 90% नहीं बल्कि 99% जिसको ग्रुप डी में भी नौकरी लग गई ना, चाहे कांस्टेबल बनो, टीचर बनो, पटवारी बनो या रेलवे किसी प्रकार की पोस्ट में ग्रुप डी ग्रुप सी में जाए तो उसके बाद वो हम तो हमारे घर से बाहर नहीं निकलता और आगे उसको सुकून के लाभ मिलने लगते हैं। क्यों दिमाग लगाएगा, आगे बढ़ने का अवसर ही वो अपने आप के लिए खत्म कर लेता और बोलता जो हो रहा बढ़िया हो रहा, जो होगा वो भी बढ़िया होगा, और जो कुछ लगे 1% लोग होते हैं जो हो रहा वो नहीं होगा, देश को हम बदलेंगे, हम जो है ग्रुप डी से लेकर के प्योर अधिकारी बनेंगे, वो बन सकते हैं और ग्रुप ए तक के अधिकारी पहुंच सकते हैं। तो ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप सी और ग्रुप ए और ग्रुप बी तक यहाँ पर कंप्लीट अधिकारी तुम जो चाहे वो बन सकते हो, लेकिन ये कब संभव है, जब तुम्हारे माइंड में ये सेट होगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, आगे जाना है, तब संभव है। ये ग्रुप डी की प्रमोशन है भाई, सिस्टमेटिक, और ये 90% रेलवे वालों को पता नहीं। मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा अभी, जिसमें बीएनएस जेई की जो है भर्ती आई है, उसमें एडब्ल्यूएम के लिए जो 3 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं ग्रुप डी के अधिकारी के लिए। ये रेलवे वालों को पता नहीं, कमेंट में कहते हैं कि नहीं गुरु जी गलत बता रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम कहां तैयारी करते हो, तुम्हें तो बहुत बढ़िया लाख रुपए तनख्वाह मिल रही, दिमाग क्यों लगाते हो, 20 बच्चों से बाहर नहीं निकलते हो क्यों भाई? देखते रहते हो, आओगे जब साथ कैसे मिलेंगे, 2 दिन जूम जूम के, बस उसी के बारे में सोचते थे, जूम जूम के कब मिलेंगे। अरे इसके अलावा भी दुनिया है, तुम कर सकते हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्षमताएं बहुत है, कर सकते हो। परेशान तो नहीं हो रहे हो? हाँ, मैं तो 11 घंटे कलाम लेता हूं, मेरी क्षमताओं को भूल जाओ। तुम सोचे कि मैं बंद हो, तो मैं बंद नहीं था, मैं तो चाहता रहता हूं नॉन स्टॉप, समझ रहे हो? पर तुम्हारी क्षमता देख लेना तो पता चलेगी गुरुजी ने बस। तो मेरी बात छोड़ो तुम, तो मैं तो आपको ये बताता हूं कि आप जो ग्रुप डी से भी बहुत आगे जा सकते हो। जो सोच रहे कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता आप 6 घंटे दे देते हो, 8 घंटे भी दे देते हो, और यहाँ बाकी में 6-8 घंटे में से लग करके जो आप आधा टाइम फोन पे भी बिताते हो, जैसा सर ने कहा भाई, अगर 6 घंटे यहाँ तो उसमें से 2 घंटे तो आपके गए किसमें, मोबाइल में, उस 2 घंटे मोबाइल वाले का यूटिलाइज ले सकते हो। आप यहाँ पढ़ते हुए 2 साल की जो तैयारी कर रहे हो, इसी पीरियड में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हो। अपार क्षमताएं हैं कॉम्पिटिशन की। कैसे ऑनलाइन जब आप कोई क्लास भी देख सकते हो, बैठे बैठे नोट्स भी बना सकते हो, और पुराने जो पेपर भी हल कर सकते हो, और उसके आधार पर प्लानिंग के मुताबिक आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हो। मतलब इसी पीरियड में आप आईटीआई कर लो, और जैसे आईटीआई खत्म हो उसके बाद पहली वैकेंसी में आप पहला फॉर्म भरो और पहली वैकेंसी में आप बाजी मार जाओ। ऐसा काम यहां कर सकते हो, ये बताता हूं। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहते ना, मेहनत कर ले मानवी, मेहनत राखे मान, मेहनत कर ले मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिझे कोने गुरु धनी और भगवान। मतलब कोई भी बिना मेहनत के आपसे कुछ नहीं है। यहां तक कि आपके घर वाले भी, आप नहीं पढ़ोगे तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि क्या कर रहा है, पढ़ने तो जाता नहीं, तो वो भी 4 बात सुनाने लगेंगे, और जल्दीबाजी फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम मेहनत करोगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर वही घंटे का काम करना पड़ेगा। समय रहते इस पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर क्षमताएं अपार है, आप कर सकते हो। बोल रहा हूं, इतने अवसर है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये तो केवल मैंने इसमें बताया रेलवे में कम से कम 50,000 से प्लस वैकेंसी तो ओनली रेलवे की बता दी मैं। किसकी? जिसमें टेक्नीशियन हो गया, लोको पाइलट हो गया, 3 वैकेंसी का जिक्र किया। लेकिन इसके अतिरिक्त आपने 12वीं कर रखी तो जो एनटीपीसी की फॉर्म भर सकते हो। आप डिप्लोमा कर लेते हो तो जूनियर इंजीनियर की भी सब वैकेंसी आती है इसमें। मैं जुगल सर को बीच में रोकता हूं, क्योंकि हमारे सुरेंद्र जी जो आप सबकी तालियों की बरसात चाहिए। मुझे सब याद आ रहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो आप हो, मैं हूं, या इनमें से कोई भी हो, या देश के सर्वोच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति हो, वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी वजह से दहाड़ लगाएगा तो वो है शिक्षा। और आज वही आप प्राप्त कर रहे हो।
शिक्षा प्राप्त करके जो जहां चाहे वहां जा सकता है। मेरा उद्देश्य आज यहाँ आना ये नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको मोटिव करके सरकारी नौकरियों के लिए प्रेरित करना। इतनी भर्तियां हैं जिनको मैं बताऊं, कम से कम 50 से 100 भर्तियां बताऊंगा जो माइंड में सेट कर लेना आप, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ भी हमें अवसर मिलता है। भर्तियों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ और सिर्फ कोशिश करने वालों की। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। हरिवंश राय जी की एक कविता मुझे याद आती, छोटी सी, शीर्षक है सर चीटी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लड़ के नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस करता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उस चीटी की बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट असफल हो जाते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं, और निराश होने के बाद कि अब क्या करना, बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो शब्द बोले उन्होंने कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कीजिएगा, क्या कमी रहेगी देखो सुधार कीजिएगा। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागिए, संघर्षों का ये मैदान छोड़ करके मत भागिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से लड़ के नौका। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका दुगना इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। ये कविता आप पर सटीक जमती है, इसलिए मैंने शुरुआत यहां से की है। मैं चाहता हूं कि इससे आपको प्रेरित जो है, एक प्रेरणादायी संदेश मिला हो। इसमें एक शब्द आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स से जो आगे जाकर के सफल अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले सरकारी नौकरी, जिसके लिए मैं आज यहाँ बात करने वाला हूं। ITI